गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, हम ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, उसमें हमारा जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ओल्फिन कॉम्प्लेक्सिस। ओल्फिन कॉम्प्लेक्सिस मीन्स हमने ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्सिस के बारे में डिस्कशन करना है, लेकिन जो वहाँ पे हमारा एक ग्रुप या एक जो लिगेंड रहेगा वो ओल्फिन रहेगा। ओल्फिन जनरली हम इथाइलिन की बात करेंगे, हम इसमें पर्टिकुलर एक कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, जीसी साल्ट। हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? ओल्फिन कॉम्प्लेक्सिस। और इसमें हम डिस्कस करेंगे हम PtCl3, Pt यहाँ पे प्लेटिनम है, C2H4। हम ये कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसको बोलते हैं हम जीसी साल्ट। जो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है इसको हम बोलते हैं जीसी साल्ट, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, PtCl3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसी कॉम्प्लेक्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। ओके, हाइड्रोजन की जगह आपके पास ये भी हो सकता है, हम यहाँ पे कोई दूसरे सब्स्टिट्यूएंट भी ले सकते हैं, Cl3 Cr2 डबल बॉन्ड Cr2। Cr2 में आपके पास यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ओके, आपके पास किसी भी तरह का वहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है। इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। हमारा जो मेन मोटिव रहेगा वो ये रहेगा, इस कंपाउंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसकी बॉन्डिंग क्या है, किस तरह से इसमें जो इसका स्ट्रक्चर है वो इफेक्ट करता है, इसकी जो बॉन्डिंग है उस पर क्या इफेक्ट होता है, स्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट होता है। अगर हम आर ग्रुप को चेंज कर लेते हैं तो वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के यहाँ पे फैक्टर्स रहेंगे। सो जो सबसे पहले जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ट्रांजिशन मेटल और हाइड्रोकार्बन के बीच में हमारे पास आया था, अगर हम फर्स्ट जो हमारे पास कोई ट्रांजिशन मेटल TM में उसको लिख रहा हूँ, ट्रांजिशन मेटल जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो हमारे पास ऑर्गेनोमेटालिक जो कंपाउंड था वो क्या था? ट्रांजिशन मेटल और जो हाइड्रोकार्बन के बीच में था वो था हमारे पास PtCl2 C2H4। सबसे पहले ये कंपाउंड बनाया गया था, सबसे पहले हमारे पास ये कंपाउंड सिंथेसाइज किया गया था इन 1872 में, 1827 में, सॉरी, ये 1827 में एक दानिश फिजिस्ट फार्मासिस्ट थे, फार्मासिस्ट का नाम क्या था? WC जेस, और उन्हीं के नाम पे इस कॉम्प्लेक्स का नाम है। क्योंकि सबसे पहले जो हमारे पास जो ओल्फिन कॉम्प्लेक्सिस थे, ओल्फिन कॉम्प्लेक्सिस मीन्स ट्रांजिशन मेटल प्लस हाइड्रोकार्बन। ट्रांजिशन मेटल के हमारे पास प्लेटिनम है, ट्रांजिशन मेटल जो हाइड्रोकार्बन के बीच में जो सबसे पहले जो कंपाउंड सिंथेसाइज किया गया था वो 1827 में सिंथेसाइज किया गया था। एक डेनिश फार्मासिस्ट थे, उनका नाम था WC जेसिस। उन्होंने इसको सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स बना था हमारे पास, सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसको येलो कलर में, उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक पेल येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, उन्होंने दोबारा एक पेल येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड था, पेल येलो कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो क्या था हमारे पास? एक कंपाउंड PtCl3 C2H4, ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई थी। उसके बाद उन्होंने एक दूसरा कंपाउंड डिटेक्ट किया जिसका पेल येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड था, KPT, यहाँ पे क्या? पोटासियम, प्लेटिनम, 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल है, और एक वहाँ पे क्या? इथाइलिन यूनिट है। ये कॉम्प्लेक्स उसने डिटेक्ट किया और जिसको हम बोलते हैं जेसी साल्ट। उसके नाम पे ही है, क्योंकि उनके नाम में क्या था? WC जेसी उनका नाम था, तो इसको हम बोलते हैं जेसी साल्ट। ओके, और इसी कॉम्प्लेक्स के बारे में हमें आज स्टडी करना है। इसको हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं? प्लेटिनम जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल है, प्लेटिनम क्लोराइड हम ले लेते हैं यहाँ पे PtCl4। तो जो टेट्रा क्लोराइड प्लेटिनम है, टेट्रा क्लोराइड प्लेटिनेट को हम क्या करते हैं? इथाइलिन के साथ, इथाइलिन गैस को उसमें बबल कराते हैं। जो हमारे पास ये मिक्सचर, ये हमारे पास PtCl4 2 नेगेटिव, टेट्रा क्लोरोप्लेटिनेट के में हम इथाइलिन गैस बबल्ड, जब इसमें इसको बबल कराते हैं तो हमारे पास बनता क्या है, प्लेटिनम
Cl3C2H4, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्लस Cl नेगेटिव, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। मीन्स अगर मुझे इसको सिंथेसाइज करना है तो मुझे इसको सिंथेसाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट लेना पड़ेगा। मुझे क्या लेना पड़ेगा, टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट, टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट लेना पड़ेगा मुझे वहाँ पे। और टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट में जब मैं इथाइलिन गैस को बबल कराऊंगा तो इथाइलिन गैस के बबल कराने से मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। मीन्स इसकी फॉर्मेशन या सिंथेसिस की अगर मैं बात करूँ वो सिंपल है। इसके साथ साथ ये कुछ जरूरी नहीं है कि एल्कीन के साथ सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन स्टार्टिंग में जो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई थी वो ये कॉम्प्लेक्स था प्लेटिनम मेटल के साथ। हमारे पास और भी बहुत से कॉम्प्लेक्स अवेलेबल हैं। इसमें हमारे पास प्लेटिनम हो सकता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लेटिनम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, मरकरी हो सकता है। सो हमारे पास इसमें डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस पॉसिबल है। लेकिन जो सबसे पहला कंपाउंड था वो ये था, ये ध्यान रखना, जो सबसे पहले सिंथेसाइज कंपाउंड था वो हमारे पास प्लेटिनम का था। बट आफ्टर प्लेटिनम हमने डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स सिंथेसाइज करने में हम सक्सेसफुल रहे। जो रिसर्चर्स थे उन्होंने डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स सिंथेसाइज किए। उसमें हमारे पास प्लेटिनम मेटल हो सकती है, प्लेटिनम हो सकता है, प्लेटिनम +2 में हो सकती है, प्लेटिनम हो सकती है +2 में, कॉपर हो सकता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सिल्वर हो सकता है, मरकरी हो सकता है। सो हमारे पास डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस अवेलेबल है उसमें। अगर मैं मिथेनोलिक सोल्यूशन ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट, अगर मेरे पास मिथेनोलिक सोल्यूशन है मर्क्यूरिक एसीटेट, अगर मैं उसमें एल्कीन डालता हूँ तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। मेरे पास सपोज करो ये है HgX2, ओके, प्लस मैंने इसमें डाला इथाइलिन गैस, तो ये भी क्या बनाएगा, HgX2C2H4। मीन्स हम मरकरी का भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकते हैं। मरकरी भी क्या, वहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो सकती है। हमारे पास जनरली हम बात करते हैं LMX। L क्या हमारे पास एल्कीन है यहाँ पे, और जो मेटल है हमारे पास, मेटल क्या हो सकती है आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया सिल्वर हो सकती है Ag पॉजिटिव Cu पॉजिटिव, या दूसरी मेटल भी हो सकती है हमारे पास प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, मरकरी। और X क्या होगा हमारे पास यहाँ पे Cl नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव, एटसेट्रा। इस तरह के हमारे पास ये कोई दूसरे कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। तो जो हमारे पास अल्कीन के साथ मेटल, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम का मैंने आपको दिखा दिया, प्लेटिनम का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, और X यहाँ पे क्लोरीन हो सकता है, NO3 हो सकता है, ClO4 नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। X जैसे मैंने क्लोरीन लिया है, ब्रोमीन भी हो सकता है, वहाँ पे आयोडीन भी हो सकता है। सो डिफरेंट टाइप के हमारे पास ओल्फिन कॉम्प्लेक्सेस अवेलेबल हैं, और इनको हम सिंपल एक्वस कंडीशन में या अनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे क्यूप्रस क्लोराइड की अगर मैं बात करूँ, मेरे पास क्या है, क्यूप्रस क्लोराइड है। क्यूप्रस क्लोराइड के साथ अगर मैं C2H4 डालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, CuCl, क्यूप्रस क्लोराइड CuCl, क्योंकि क्या करता है, कॉपर क्या सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड लिया, क्यूप्रिक नहीं लिया है, ध्यान देना, क्यूप्रस क्लोराइड नॉट क्यूप्रिक। क्यूप्रिक जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इक मीन्स हाई, क्यूप्रस अस तब हम यूज करते हैं जब हमारे पास लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है। सो इसके साथ साथ हमारे पास सिल्वर के भी कॉम्प्लेक्स अवेलेबल है। सिल्वर के मरकरी का हमने देख लिया, कॉपर का हमने देख लिया। उसके बाद अगर मैं सिल्वर की बात करूं, जैसे मेरे पास AgClO4 है, मर्क्यूरी, यह क्या हमारे पास क्या है यहाँ पे सिल्वर परक्लोरेट में अगर मैं उसमें ओल्फिन डालता हूँ, ओल्फिन मीन्स कोई भी डबल बॉन्डेड कंपाउंड, जैसे मैं इथाइलिन की आप यहाँ पे ओल्फिन लिख सकते हो डायरेक्ट। ओल्फिन के साथ मीन्स मेरे पास यहाँ पे इथाइलिन हो सकता है या कोई दूसरा सब्स्टिट्यूटेड। ओल्फिन जब मैं यूज कर रहा हूँ, ओल्फिन का मीन्स है कि मेरे पास यहाँ पे डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड हर तरह के कॉम्प्लेक्स है, जिसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे तो बनेगा क्या, AgClO4 और साथ में आ जाएगा यहाँ पे ओल्फिन।
सिल्वर हो सकता है, सिल्वर के साथ साथ मैं यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बन सकता है मेरे पास, या साथ में, क्योंकि सिल्वर क्या है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, और यहाँ पे इसके साथ ये ट्वाइस भी हो सकता है, AgClO4 ओल्फिन और AgClO4 ओल्फिन ट्वाइस। सो ये तो हो गया हमारे पास कॉम्प्लेक्सिस की अगर मैं बात कर रहा था। कॉम्प्लेक्सिस में भी क्या है हमारे पास, जैसे प्लेडियम क्लोराइड है, प्लेडियम क्लोराइड को जब मैं C2H4 के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ तो मेरे पास बन रहा है PdCl2 C2H4 बनेगा। PdCl2 जो C2H4 मेरे पास बनता है, क्योंकि प्लेटिनम क्या +2 ऑक्सीजन स्टेट में कॉम्प्लेक्स बनाएगा, प्लेडियम क्लोराइड प्लस C2H4, ये क्या देगा PdCl2 C2H4। और अगर मैं इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये क्या करता है, एरियल ऑक्सीडेशन करता है, और एरियल ऑक्सीडेशन में ये क्या करता है, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। इन रिएक्ट जो हमारे पास ये इस तरह के ऑर्गेनोमेटालिक जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनकी एप्लीकेशन भी है। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, CH3CHO प्लस प्लेटिनम प्लस 2 HCl। सो इस रिएक्शन को आप ध्यान से रख सकते हो कि प्लेटिनम क्लोराइड इथाइलिन के साथ ये कॉम्प्लेक्स देगा, और इस कॉम्प्लेक्स की जब हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमारे पास वहाँ पे एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। दिस वन, हमारे पास क्या होगा, वहाँ पे एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, सो ये तो हमारे पास क्या था, ऑक्सीडेशन था। एक हमारे पास रिडक्टिव एलिमिनेशन भी होता है। रिडक्टिव एडिशन में क्या होता है हमारे पास, जैसे मेरे पास ये PH3 Pa ट्वाइस, अब क्लोरीन की जगह ट्राइफिनाइल फोस्फाइन है, लिगेंड चेंज हो सकता है आपका। ट्राइफिनाइल फोस्फाइन के साथ मेरे पास के यहाँ पे PtCl2, मैंने PtCl4 ना लेके, एक तो मेरे पास ये होता है कि PtCl4 2 नेगेटिव के साथ मैं रिएक्शन कराऊँ, मैंने यहाँ क्या किया कि 2 क्लोरीन को ट्राइफिनाइल फोस्फाइन के साथ रिप्लेस कर दिया, और उसमें मैंने क्या डाला, N2H4 प्लस इथेनॉल प्लस इथाइलिन C2H4। तो उस केस में मेरे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, PH3P ट्वाइस PtC2H4, और साथ में क्या रहेगा वहाँ पे कि मेरे पास कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसको हम बोल सकते हैं रिडक्टिव एडिशन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्टिव एडिशन। और जो यहाँ पे हाइड्राजीन है, ये क्या है, NH2NH2, हाइड्राजीन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। हाइड्रोजन हेयर एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। सो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप की रिएक्शन हो सकती हैं ओल्फिन कॉम्प्लेक्सेस में, अगर मैं बात करूं। इसके बाद हम बात करेंगे, सो ये तो था बेसिक था आपके पास कि जो हमारे पास ओल्फिन कॉम्प्लेक्सेस हैं उसका बेसिक क्या है, कि किस किस तरह के हमारे पास जो ओल्फिन कॉम्प्लेक्सेस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, कि सिल्वर के किस तरह के हो सकते हैं, सिल्वर परक्लोरेट के साथ कैसा होगा। सिल्वर परक्लोरेट का दूसरा कॉम्प्लेक्स ये रहा कि प्लेटिनम क्लोराइड इथाइलिन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा, उसको जब वाटर के साथ हम उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एरियल ऑक्सीडेशन, और एरियल ऑक्सीडेशन के बाद हमारे पास एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। अगर मैं PtCl4 ना लेके PtCl4 2 नेगेटिव की जगह क्लोरीन को रिप्लेस करके उसको कोई दूसरा लिगेंड यहाँ पे यूज कर लेता हूँ PH3P ट्वाइस, और मैं वहाँ पे हाइड्रोजन डालता हूँ NH2NH2, इथेनॉल मैंने वहाँ पे डाला, C2H4 मैंने इथाइलिन वहाँ पे डाला, क्योंकि हम ओल्फिन कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी कर रहे हैं तो मेरे पास वहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर में अगर मैं बताऊँ, जो यहाँ पे प्लेटिनम होता है, और प्लेटिनम के साथ कितने 3 क्लोरीन आइटम है, 3 क्लोरीन एटम, और जो प्लेटिनम मेटल है मेरे पास यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल, और जो इथाइलिन लिगेंड है, वो सभी एक प्लेन में नहीं होते, वो क्या करते हैं डिफरेंट प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा एक आपको आइडिया देना चाहूँ यहाँ पहले से, यहाँ पे जो मेरे पास ये तीनों है, ये तो एक प्लेन में होते हैं और ये डिफरेंट प्लेन में होते हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, प्लेटिनम के साथ यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, और उसके बाद मेरे पास ये मेरे पास यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन।
ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स होता है। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की। ये मेरे पास क्या है, जीसी साल्ट, इसके ऊपर कितना चार्ज है, -1 नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग की बात करूँ, स्ट्रक्चर ऑफ द अनायन, अनायन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा जिसका स्ट्रक्चर है वो क्या है, इस पे कितना चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, C2H4 नेगेटिव। 1975 में जब इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को, जो इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर था उसको स्टडी किया गया, तो वहाँ से कुछ बातें निकल के आई। सबसे पहले तो क्या थी, 1975 में जब इसके स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया, सबसे पहली बात क्या थी, सबसे पहले क्या थी, जो मेरे पास 3 क्लोरीन एटम है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ 3 क्लोरीन एटम और जो प्लेटिनम है, एंड द मिडल ऑफ द C डबल बॉन्ड C, एंड द मिडल पॉइंट ऑफ द C डबल बॉन्ड C स्केयर प्लेनर। ये सभी क्या बना रहे हैं, एक स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। सभी क्या बना रहे हैं यहाँ पे, स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ज्योमेट्री में किस तरह से हमारी इसकी स्केयर प्लेनर है। तो फर्स्ट पॉइंट मैं लिख सकता हूं 3 क्लोरीन एटम एंड द मिडल पॉइंट ऑफ C डबल बॉन्ड C फॉर्म स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। वो कैसा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं यहाँ पे, स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन वहां पे हो रही है। वहां पे क्या हो रही है, हमारे पास स्केयर प्लेन बन रहा है। सेकंड पॉइंट क्या है, जैसे मैंने कहा कि वो सभी एक प्लेन में नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या है, C डबल बॉन्ड, जो यहाँ पे ये बॉन्ड है ये इसके परपेंडिकुलर है। C डबल बॉन्ड C बॉन्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग प्लेटिनम एंड 3 क्लोरीन एटम। जैसे मैंने आपको कहा था कि प्लेटिनम और जो Cl3 है और जो यहाँ पे इथाइलिन यूनिट है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, वो दोनों सेम प्लेन में नहीं है। वही बात मैंने यहाँ पे लिखी, C डबल बॉन्ड C इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग प्लेटिनम एंड 3 क्लोरीन एटम। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। और थर्ड पॉइंट क्या हमारा, दी C2H4 ग्रुप, जो आपको यहाँ पे C2H4 जो यहाँ पे ग्रुप है, जो इथाइलिन यूनिट है वो प्लेनर नहीं है। sp2 बॉन्ड एंगल होता है, सॉरी जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, तो ज्योमेट्री कैसी होती है यहाँ पे इसकी, समवट प्लेनर होता है जो बॉन्ड होता है, बट ये प्लेनर नहीं है। जो C डबल बॉन्ड C बॉन्ड है जो यहाँ पे, ये प्लेनर नहीं है। आप इसको प्लेनर मत सोचना, ये प्लेनर नहीं होता है, ये थोड़ा एंगुलर होता है, ये बेंट होता है, ये इस तरह झुका रहता है, थोड़ा बेंट फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है। मैं इसका आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा। दी C2H4 ग्रुप इज नो लॉन्गर प्लेनर। मैं जैसे कहा आपको, इज नो लॉन्गर प्लेनर, वो एंगुलर या आप बेंट फॉर्म में उसको ले सकते हो। इज नो लॉन्गर प्लेनर एंड सो सिग्निफिकेंस डिस्टोर्शन फ्रॉम प्लेनरिटी। प्लेनर नहीं है तो नॉर्मल सी बात है कि उसमें डिस्टोर्शन है। द C2H4 ग्रुप इज नो लॉन्गर प्लेनर एंड हैव डिस्टोर्शन इन देयर प्लेनरिटी। डिस्टोर्शन इन प्लेनरिटी, जो इसकी प्लेनरिटी की, जो मैं इसकी, वैसे तो यूनिट ये इथाइलिन यूनिट प्लेनर होती है, बट जब ये मेटल के साथ अटैच होगी तो ये उस केस में प्लेनर नहीं रहेगी, वहाँ पे कुछ ना कुछ उसमें डिस्टोर्शन आ जाएगा। द C2H4 ग्रुप इज नो लॉन्गर प्लेनर एंड हैव डिस्टोर्शन इन प्लेनरिटी। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। 3 क्लोरीन एटम एंड द मिडल पॉइंट ऑफ C डबल बॉन्ड C बॉन्ड फॉर्म स्केयर प्लेनर, कि वो स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री बना रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, C डबल बॉन्ड C इज परपेंडिकुलर। जैसे मैंने कहा ये एक प्लेन में है और ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर। आप इस तरह से कर सकते हो, हाँ इस तरह से। ये तो सभी एक प्लेन में हो गए यहाँ पे, और जो ये है ये इस तरह से यहाँ के परपेंडिकुलर है, ये इस तरह से यहाँ पे परपेंडिकुलर है। दिस C2H4 ग्रुप इज नो लॉन्गर प्लेनर। जो ग्रुप रहता है यहाँ पे प्लेनर में नहीं होता, इसकी डिस्टोर्शन आ जाता है इसकी ज्योमेट्री में, प्लेनरिटी में
प्लेनर नहीं होता मॉलिक्यूल, इसकी जो प्लेनरिटी है वो डिस्टोर्ट हो जाती है। वैसे तो बॉन्ड एंगल कितना है 120 डिग्री है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो वो कैसे होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, बट वहाँ पे प्लेनर नहीं होता। सो ये तो था स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ द ओल्फिन कॉम्प्लेक्स, जो कि जो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग है ओल्फिन कॉम्प्लेक्स में वो किस तरह से है। इसके बाद हम स्टडी करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ बॉन्डिंग, कि बॉन्डिंग को हम कैसे, कि मेटल और जो हमारे पास मेटल प्लेटिनम मेटल और जो इथाइलिन यूनिट उसके बीच में बॉन्डिंग किस तरह से होती है, कि कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है और किस तरह से उसमें वहाँ पे बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूँ, बॉन्डिंग किसके बीच में होती है, मेटल और इथाइलिन यूनिट के बीच में बॉन्डिंग होती है। अब हमें ये चेक करना है कि बॉन्डिंग किस तरह से होती है। अगर मैं इथाइलिन यूनिट की पहले बात करूँ, इथाइलिन का हमारा ये स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे जो ये कार्बन होता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और दिस कार्बन इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज। जो pz ऑर्बिटल होती है एम्प्टी अनहाइब्रिडाइज pz ऑर्बिटल होती है, उसमें क्या होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव लोब होता है, नीचे नेगेटिव लोब होता है। हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली यूज करते हैं। साइड वाइज ओवरलैपिंग से यहाँ पे क्या होता है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। होता क्या है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होती हैं वो आपस में कंबाइन होकर मोलिकुलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करती हैं। जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो आपस में कंबाइन होकर मोलिकुलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करती हैं। सो इसमें हमारे पास दो टाइप की ऑर्बिटल होती हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस टू फॉर्म मोलिकुलर ऑर्बिटल, और जो हमारे पास मोलिकुलर ऑर्बिटल होती है, एक बॉन्डिंग होगी और एक एंटी बॉन्डिंग होगी। एक तो हमारे पास पाई ऑर्बिटल होती है बॉन्डिंग, और एक होता है पाई स्टार सॉरी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होती है। ओके, अब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग किस तरह से बनती है। बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूं, कि बॉन्डिंग के केस में जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है, कार्बन पॉजिटिव नेगेटिव, जब भी आपस में कंबाइन होते हैं, एक तो बॉन्डिंग को बनाते हैं और एक एंटी बॉन्डिंग बनाती है। और आपको पता है कि जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होती है उसकी एनर्जी लोअर होती है, और जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, हायर होती है। सो एंटी बॉन्डिंग के केस में क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। दिस वन इज पाई स्टार, हाई एनर्जी। हाई एनर्जी होती है। और उसके बाद जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होती है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। ओके, इसको हम लिखते हैं पाई। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आपस में एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे, और ये भी एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएगी। यहाँ पे कंबाइन होने के साथ ये यहाँ पे किस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव हाइड्रोजन 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 और पाई, ये दिख रहा है आपको। एक सेकेंड। सो आप ये ऑर्बिटल देख सकते हो कि जो हमारे पास मोलिकुलर ऑर्बिटल होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल होती है, वो आपस में कंबाइन होकर क्या करती है, मोलिकुलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करती है। एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होगी, मीन्स उनके बीच में आपको पता ही है कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दो तरह से उनमें एडिशन हो सकता है। सो कंस्ट्रक्टिव एडिशन में क्या होगा, पॉजिटिव लोब नेगेटिव लोब एक साइड रहेंगे, तो आपस में कंबाइन होकर यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यहाँ पे पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगी। और इसकी एनर्जी क्या होती है, जनरली लो एनर्जी होती है। जो पाई ऑर्बिटल होती है हमारे पास, उसकी एनर्जी कैसी होती है, लो एनर्जी। जो पाई ऑर्बिटल होती है आपके पास, उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। और जो पाई स्टार ऑर्बिटल होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, वहाँ पे हाई होती है। सो इसमें क्या है कि पी ऑर्बिटल में क्या हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इंटरेक्ट टू फॉर्म। जो पी ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर एटॉमिक ऑर्बिटल है वो क्या बनाएगी, मोलिकुलर ऑर्बिटल की बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेगी। एक को हम कहते हैं कि पाई
मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड दूसरी लोअर एनर्जी की, एंड पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है वहाँ पे हाई होती है। द 2p ऑर्बिटल ऑफ द 2p एटॉमिक ऑर्बिटल आर अकोमोडेट इनटू द लोअर एनर्जी पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड द हायर एनर्जी पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। जैसे मैंने आपको कहा है जैसे मैंने आपको कहा था, एक में क्या होता है कंस्ट्रक्टिव होता है px1, सॉरी इसमें डिस्ट्रक्टिव होता है और इसमें होता है कंस्ट्रक्टिव। ये मेरे पास क्या है px1 एंड दिस वन इज px2। एक में एडिशन होता है तो बॉन्डिंग बनती है, और जब उनके बीच में डिस्ट्रक्टिव होता है तब उसमें हमारे पास क्या बनता है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है। अब हम मेटल की बात करते हैं। ये तो हमने डिस्कस किया, हमने बॉन्डिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, हमने इथाइलिन यूनिट की बात की कि हमारे पास इथाइलिन में जो ऑर्बिटल्स है वो किस तरह से है। ओके, इसके बाद अगर मैं मेटल की बात करूं, मेटल आपको पता है ट्रांजिशन मेटल है। ट्रांजिशन मेटल के पास कितनी होती है 5d ऑर्बिटल होती है, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ओके, इसको हम बोलते हैं इजी ऑर्बिटल। आपने CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि ये T2G होती है और ये क्या होता है इजी होता है। ओके, इसको हम बोलते हैं नॉन एक्सियल बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड दिस वन इज एक्सियल बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल्स होती हैं dxy dyz dzx को T2G बोलते हैं और एक्सियल भी बोलते हैं, और जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर होते हैं उसको हम नॉन एक्सियल और इजी भी बोलते हैं। हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके रिप्रेजेंटेशन का वे है वो कि हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इसके बाद हम ये तो हमने देखी कि कौन कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक रहेगा उसमें हम देखेंगे कैसे जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं मेटल और जो हमारे पास ये सॉरी मैं क्या कह रहे हैं मेटल और जो हमारे पास जो एल्कीन की जो ऑर्बिटल्स हैं इथाइलिन यूनिट की, वो कैसे एक दूसरे के साथ कंबाइन करके सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड या पाई बैक बॉन्डिंग जो हमारे पास फॉर्मेशन होती है वो किस तरह से होती है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्डिंग ऑफ इथाइलिन टू ट्रांजिशन मेटल। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारे पास किस तरह से इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है, कि किस तरह से बॉन्ड जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होती हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बॉन्डिंग ऑफ इथाइलिन टू ट्रांजिशन मेटल। आप नोट कर सकते हो बॉन्डिंग ऑफ इथाइलिन टू ट्रांजिशन मेटल, और उसको हम बोलते हैं दीवार-चैट ड्यून्सन मॉडल। कई बार नाम से पूछ लिया जाता है एग्जाम में, दीवार-चैट DUNECANCSON ड्यूनसन मॉडल। इसमें होता है कि हमारे पास जो बॉन्डिंग ऑफ ओल्फिन इथाइलिन एसिटाइलिन किसी भी तरह का हो सकता है हमारे पास टू ट्रांजिशन मेटल, कैसे उनके बीच में बॉन्डिंग होती है। देखो सबसे पहले जो यहाँ पे बॉन्डिंग होती है वो होती है लिगेंड टू मेटल। सबसे पहले बॉन्डिंग होती है लिगेंड टू मेटल, उसके बाद होती है मेटल टू लिगेंड, क्योंकि जो हमारे पास इथाइलिन यूनिट है वो सिग्मा डोनर के साथ साथ स्ट्रॉन्गली पाई एक्सेप्टर भी है। वो क्या है सिग्मा डोनर के साथ साथ स्ट्रॉन्गली पाई एक्सेप्टर भी है। तो यहाँ पे होता क्या है कि दी ऑर्बिटल ऑफ फील्ड पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल, जो मेरे पास इथाइलिन यूनिट है उसके पास क्या मोलिकुलर ऑर्बिटल है, और मोलिकुलर ऑर्बिटल में जैसे मैंने आपको दिखाया है कि पाई ऑर्बिटल है, पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल है। मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल। पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या करती है, जो मेटल है मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है लिगेंड टू मेटल। जो पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो क्या करती है, मेटल की जो DXY DYZ DZX बॉन्डिंग ऑर्बिटल T2G ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे क्या होता है ट्रांसफर होता है। तो ओवरलैप ऑफ फील्ड, ये फील्ड ओवरलैप ऑफ फील्ड पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ इथाइलिन विद ए स्टेबल डायरेक्शन वैकेंट सिग्मा टाइप एक्सेप्टर ऑर्बिटल ऑफ एन ट्रांजिशन मेटल। जो ट्रांजिशन मेटल के पास जो एक्सेप्टर ऑर्बिटल है उसके बीच में क्या होता है, वहाँ पे लिगेंड टू मेटल बॉन्डिंग होती है। देखो बॉन्डिंग कहाँ से हुई है, लिगेंड टू मेटल।
सो लिगेंड पे कैसा चार्ज आएगा, लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन मेटल को दिए तो लिगेंड पे पॉजिटिव चार्ज और मेटल पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। हम उसको लिख सकते हैं C2H4 पॉजिटिव, कि मेटल पे नेगेटिव चार्ज है और जो C2H4 है वहाँ पे उस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे क्या पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। जब लिगेंड जो हमारे पास इथाइलिन यूनिट है वो मेटल की जो एम्प्टी है, जो एक्सेप्टर ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, तो मेटल पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। मेटल पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के साथ साथ जो हमारे पास लिगेंड है उसमें अनसैचुरेशन है, ओल्फिन कॉम्प्लेक्स है, उसका स्ट्रॉन्गली पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर भी है। तो अगेन क्या होता है वहाँ पे, मेटल लिगेंड को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो ये तो हमारे पास ए में क्या था, पाई डोनेशन इनटू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल, इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल, कि जो मेटल की जो डी ऑर्बिटल है वैकेंट उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वहाँ पे इजी ऑर्बिटल में होता है। जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो किस में होता है, इजी ऑर्बिटल में होता है। उसके बाद हमारे पास जो dxy dyz dx जो T2g ऑर्बिटल थी वो क्या करती है दोबारा, अब इसमें यहाँ पे क्या होगा, पाई बैक बॉन्डिंग होगी। पाई बैक बॉन्डिंग में किस तरह से होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस में होता है, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है अब इस केस में होता है यहाँ पे जो पाई स्टार ऑर्बिटल है। यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, पाई स्टार ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होता है, लिगेंड टू मेटल टू लिगेंड। मेटल क्या करता है, लिगेंड को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। पाई स्टार ऑर्बिटल होती है बैक डोनेशन फ्रॉम द फील्ड मेटल डी ऑर्बिटल इनटू ओल्फिन वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से होगा, फील्ड मेटल डी ऑर्बिटल इनटू, डी ऑर्बिटल कौन सी यूज होगी यहाँ पे, T2g ऑर्बिटल होती है, इनटू वैकेंट पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो आपको ध्यान रखना है, पहले मेटल टू लिगेंड टू मेटल बॉन्डिंग होती है, उसके बाद क्या करता है, मेटल लिगेंड को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, फील्ड यहाँ पे एक वर्ड और यूज कर लो, पाई बैक बॉन्डिंग, बैक डोनेशन आप यूज कर सकते हो, बैक डोनेशन फ्रॉम फील्ड मैटर डी ऑर्बिटल T2g टू वैकेंट पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो फील्ड जो मेटल बैक डोनेशन, इसको सही से लिख लेता हूं, बैक डोनेशन फ्रॉम फील्ड मैटर डी ऑर्बिटल टू वैकेंट T2g ऑर्बिटल। सो ये हमारे पास जो मेटल और जो लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग होती है इस तरह से होती है, पहले लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है और फिर मेटल लिगेंड को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। एक छोटी सी बात आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अब इस तरह से दिखा सकते हो इन सभी चीज़ों को, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहाँ पे लिगेंड टू मेटल हुआ है, यहाँ पे मेटल टू लिगेंड हुआ है, यहाँ पे T2g ऑर्बिटल यूज होती है, यहाँ पे EG ऑर्बिटल यूज होते हैं, EG ऑर्बिटल नॉन एक्सियल होती है और ये एक्सियल ऑर्बिटल होती है। जो बैक डोनेशन होता है इलेक्ट्रॉन को वो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है लिगेंड टू मेटल तब वो अपनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को यूज करता है, क्योंकि जो इसकी पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो वैकेंट होती है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होती है। यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास ये बॉन्डिंग हो रही है
सेकंड कंपोनेंट ओवरलैप ऑफ फील्ड मेटल डी ऑर्बिटल, जो मेटल की फील्ड डी ऑर्बिटल थी विद द वैकेंट पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ इथाइलिन, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फील्ड मेटल डी ऑर्बिटल टू द वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ इथाइलिन। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, अगेन मेटल पे पॉजिटिव चार्ज C2, H4 यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। जब लिगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिए तो लिगेंड पे पॉजिटिव चार्ज था, और जब मेटल ने लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दिए तो वहाँ पे मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब एक छोटी सी बात जो मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पे आपको मेटल ने क्या किया, लिगेंड को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, मेटल ने लिगेंड को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए। अब जैसे यहाँ पे प्लेटिनम मेटल है और ये मेरे पास C डबल बॉन्ड C लिगेंड है, जब मेटल एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए सोचो, मेटल ने इलेक्ट्रॉन इधर दिए तो ये इधर जाएंगे, तो जो C डबल बॉन्ड C है वो उसका जो बॉन्ड करैक्टर है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ट्रांसफर होगी तो जो C डबल बॉन्ड C है वो इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं शिफ्ट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को तो इस कार्बन पे करेगा, इस कार्बन पे करेगा, तो ओवरऑल होता क्या है कि जो C डबल बॉन्ड C है वो वहाँ पे वो वीक हो जाता है। कि इन एनालॉगी टू मेटल बैक डोनेशन ऑफ मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बैक डोनेशन ऑफ मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू द पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ C डबल बॉन्ड C लीड्स टू ए वीकनिंग ऑफ द C डबल बॉन्ड C, कि जब मेटल लिगेंड को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगी तो जो वहाँ पे C डबल बॉन्ड C है वो वीक हो जाएगा। अब C डबल बॉन्ड C वीक होगा या स्ट्रोंग होगा उसका हमने कैसे पता किया, उसके हमने इसलिए इस कॉम्प्लेक्स का IR किया, हमने इस कॉम्प्लेक्स का IR किया। IR से हमें क्या पता चलता है, IR से हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ पता चलती है, IR से हम बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालते हैं ना कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रोंग है कौन सा वीक है। अगर बॉन्ड स्ट्रोंग है तो उसकी IR की जो वेव नंबर होता है उसमें वो ज़्यादा वैल्यू होगी, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C की कम होती है, C डबल बॉन्ड C की उससे ज़्यादा होती है, और C ट्रिपल बॉन्ड C के अराउंड आई थिंक 3000 के अराउंड होती है, सेंटीमीटर इनवर्स होती है। सो उसके लिए हमने इसका क्या किया, इसकी IR फ्रिक्वेंसी चेक की। जब इसकी IR फ्रिक्वेंसी चेक की तो उसके डाटा से पता चला, हमने इसकी IR फ्रिक्वेंसी चेक की, उसमें हमें जो C डबल बॉन्ड C की जो IR स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी मिली और जो हमारे पास फ्री मॉलिक्यूल था उन दोनों की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी में डिफरेंस था। अगर उन दोनों की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी में डिफरेंस है मीन्स जिसके केस में स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी कम है वो बॉन्ड वीक है, और जिसके केस में स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है वो बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। सो जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा है, जब हमने इसका कॉम्प्लेक्स का जो हमारे पास ये GC साल्ट था इसका हमने IR डाटा स्टडी किया तो उसमें हमें क्या निकल के आया, जब हमने इस कॉम्प्लेक्स का IR डाटा को देखा, फ्री IR यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्रिक्वेंसी, और आपको पता है कि IR फ्रिक्वेंसी वेव नंबर की टर्म में होती है, सेंटीमीटर इनवर्स में होती है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बॉन्ड लेंथ, क्योंकि हम दोनों को कोरिलेट करेंगे, बॉन्ड लेंथ को भी और IR स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी को भी। जब मेरे पास फ्री C2H4 है मीन्स उसके साथ मेटल की कोई भी बॉन्डिंग नहीं है, जब उसकी मेटल के साथ कोई भी बॉन्डिंग नहीं है तब उसकी IR स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है 625 और बॉन्ड लेंथ है 133.7 पिकोमीटर। और जब मेटल के साथ जो मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स है KPT Cl3 3C2H4, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, एक बार यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने पोटेशियम लिखा है, अगर मैं पोटेशियम को रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ही मैं लिख सकता हूँ, ओके उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो उस केस में हमारे पास स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आई 1516 और 137.5 पिकोमीटर। तो जो हमारे पास IR स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आई उससे क्लियर हुआ कि जब इथाइलिन यूनिट या जो कोई भी ओल्फिन कॉम्प्लेक्स या ओल्फिन लिगेंड जब मेटल के साथ बॉन्डिंग करेगा तो उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगी। C डबल बॉन्ड C है तब भी वीक हो जाएगी, अगर यहाँ पे एल्कीन की जगह इथाइलिन यूनिट होता तब भी उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो वहाँ पे वीक हो जाएगी। फ्री C2H4 के केस में 1625 आई तो बॉन्ड लेंथ 133.7 पिकोमीटर है, और इसके केस में बॉन्ड लेंथ 137 पिकोमीटर है। मीन्स बैक डोनेशन से क्या हुआ, जब मेटल ने लिगेंड को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो बैक डोनेशन से जो C डबल बॉन्ड C है वो क्या हो गया, वीक हो गया, वीक बॉन्ड ड्यू टू बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू लिगेंड। और वो हमने कहां से कन्फर्म किया, IR स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी से हमने उसको वहां पे कन्फर्म किया।
सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि जो सी डबल बॉन्ड सी, इसलिए मैंने क्या कहा था कि सी डबल बॉन्ड सी प्लेनर नहीं रहता, उसकी प्लेनरिटी का लॉस होता है। प्लेनरिटी का लॉस तभी हो रहा है क्योंकि वहाँ पे जो सी डबल बॉन्ड सी का जो प्योरली डबल बॉन्ड करैक्टर होना चाहिए था, वहाँ पे प्योरली डबल बॉन्ड करैक्टर वहाँ पे नहीं है, उसका जो बॉन्ड करैक्टर था वो वहाँ पे चेंज हो रहा है। सो इसके बाद इसमें हमारे पास बैक बॉन्डिंग इनटू ओल्फिन पाई लेवल हैव टू स्ट्रक्चर फीचर, कि जो बैक बॉन्डिंग होती है उसके दो स्ट्रक्चर फीचर है कि बैक बॉन्डिंग से क्या क्या होता है। बैक बॉन्डिंग से तो क्या आ रहा है, लेंथनिंग और वीकनिंग ऑफ द सी डबल बॉन्ड, की जो सी डबल बॉन्ड सी है वो क्या हो गया, वीक हो गया। सी डबल बॉन्ड सी की वीकनिंग एंड लेंथनिंग। बैक डोनेशन से क्या हो रहा है, एक तो सी डबल बॉन्ड सी वीक हो जाएगा और सी वीक होगा तो लेंथनिंग हो जाएगी। रिडक्शन ऑफ द एंगल अराउंड, वैसे वही सेम बात जो मैंने क्या कहा था कि sp2, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो प्लेनर होना चाहिए मॉलिक्यूल, बट प्लेनर नहीं है, उसकी प्लेनरिटी में वहाँ पे लॉस हो रहा है। और अगर प्लेनरिटी में वहाँ पे कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास अगर प्लेनरिटी में लॉस हो रहा है तो मीन्स उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो वहाँ पे चेंज हो रही है। रिडक्शन ऑफ द एंगल अराउंड कार्बन एटम फ्रॉम sp2 है तो 120 डिग्री टुवर्ड्स एंगल टिपिकल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3। दीज चेंजेस आर मोस्ट क्लियरली नोन बाय डिटरमाइनिंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्सेस, कि जब हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर को, इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी किया डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के, हमारे पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेड ओल्फिन कॉम्प्लेक्सेस के साथ, हम ओल्फिन लिगेंड के साथ हमने मेटल कॉम्प्लेक्सेस थे, जो ओल्फिन कॉम्प्लेक्सेस थे उनको स्टडी किया, तो उससे क्लियर हुआ कि जो बॉन्ड एंगल है वो चेंज हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं रिडक्शन इन द एंगल around carbon atom from 120 degree sp2 hybridization sp2 हाइब्रिडाइजेशन टू टिपिकल, प्योर नहीं होगा, प्योर टेट्राहेड्रल नहीं होगा, टिपिकल होगा, मीन्स उसमें दोनों तरह का मिक्सचर आप कह सकते हो। टू टिपिकल sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइज वैसे तो कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है, बट बॉन्ड एंगल जनरली 110 के अराउंड होता है। रिडक्शन इन द एंगल अराउंड कार्बन एटम फ्रॉम 120 डिग्री sp2 हाइब्रिडाइज टू द टिपिकल sp3 हाइब्रिडाइज 110 डिग्री, आप इसको लिख सकते हो कि जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री से 110 डिग्री तक चेंज हो जाता है। अब ये भी कितना चेंज होगा और किस कॉम्प्लेक्स में चेंज होगा, किस कॉम्प्लेक्स में प्योरली 110 डिग्री तक जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन है किस तरह के ग्रुप लगे हुए हैं, कि जो हाइड्रोजन है वहाँ पे किस तरह के सब्स्टिट्यूएंट लगे। एक छोटी सी बात आप सभी को पता है, सपोज करो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देता हूँ, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए सोचो कि मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, और बॉन्डिंग बाई पैक, जो बैक बॉन्डिंग हो रही है वो ये मेटल टू लिगेंड हो रही है, मेटल टू लिगेंड हो रही है, और बॉन्ड एंगल कितना है, सॉरी जो इथाइलिन पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जब इथाइलिन पे जो आर ग्रुप है, जो हाइड्रोजन है, उसको रिप्लेस करके अगर स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वहाँ पे अटैच कर दिए जाते हैं, तो उस केस में जो हमारा एंगल है वो 110 डिग्री तक शिफ्ट हो जाता है, जो हमारा एंगल रहता है वो 110 डिग्री तक उस केस में शिफ्ट हो जाता है। ओके, सो ये तो ये हो गया दी एक्सटेंट टू विच पाई बैक बॉन्डिंग। अब हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसपे एक्सटेंट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग डिपेंड करता है। सम फैक्टर्स ऑन विच द एक्सटेंट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग डिपेंड, फैक्टर्स ऑन विच द एक्सटेंट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग डिपेंड, कि पाई बैक बॉन्डिंग कब कम होगी कब ज्यादा होगी। फैक्टर्स ऑन विच द एक्सटेंट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग डिपेंड, कि जो हमारे पास पाई बैक बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है।
ओके, सबसे पहला फैक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ ओल्फिन। जैसे मैंने आपको कहा है कि इलेक्ट्रॉन को वो कितना स्ट्रोंगली अपनी तरफ एक्सेप्ट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर है उसकी कितनी है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ ओल्फिन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ ओल्फिन डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ, जैसे मेरे पास ये है, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे मैंने X लिख दिया, और यहाँ पे क्या है, मेटल और इसके बीच में बॉन्डिंग हो रही है। अब यहाँ पे X किस तरह के सब्स्टिट्यूएंट है, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द X ग्रुप इन सब्स्टिट्यूटेड इथाइलिन C2H4, वैसे तो C2H4 है बट मैंने इसको X से रिप्लेस कर दिया। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैपेसिटी ऑफ द ओल्फिन में वेरी, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फ्लोरीन एटम सच H4। अगर मेरे पास ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स है, अगर मैंने यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिए, अगर मैंने यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिए C2H4, तो उस केस में हमारे पास होता क्या है, फ्लोरीन लगा दिए तो फ्लोरीन लगाने पे क्या होगा, लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मेटल पे नेगेटिव चार्ज होगा, जब ये फर्दर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को स्ट्रोंगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और उस केस में जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है। मेटल साइक्लोप्रोपेन बनता है, हमारे पास बनता क्या है, मेटल साइक्लोप्रोपेन बन जाता है। मेटल साइक्लोप्रोपेन बन जाता है क्योंकि, और जो यहाँ पे मॉलिक्यूल है, मैंने क्या कहा था, वो प्लेनर नहीं होता, एंगुलर हो जाता है। ये देखो ये क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन को इतनी स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो खुद ही दूसरी तरफ डाउनवर्ड हो गए हैं, वो दूसरी तरफ क्या हो जाएंगे, वहाँ पे डाउनवर्ड हो जाएंगे। तो इसमें क्या क्या है कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फ्लोरीन एटम ऑन C2H4, जैसे टेट्राफ्लोरोइथाइलिन ग्रेटली इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैपेसिटी ऑफ C2H4 फ्रॉम द ट्रांजिशन मेटल। ओके, सो इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को किस तरह से क्या कर रहा है, इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट कि उसकी किस तरह से है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट किस पे डिपेंड करेगी, इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ऑन ओल्फिन, कि हमारे पास जो ओल्फिन है उस पर किस तरह के सब्स्टिट्यूएंट है। इसमें क्या है, द डिग्री ऑफ बैक बॉन्डिंग, डिग्री ऑफ बैक बॉन्डिंग इज ग्रेटली इंक्रीज्ड इन द केस ऑफ व्हेन द इथाइलिन हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जब इथाइलिन के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि जो पाई बैक बॉन्डिंग की जो टेंडेंसी है या बाई बैक बॉन्डिंग की जो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। द डिग्री ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग इज ग्रेटली इनहेंस बाय द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट ऑन इथाइलिन सच एज C2H4 हो या और C2CN2 आइसो, साइनो ग्रुप भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। दिस सब्स्टिट्यूएंट मेक द एल्कीन स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोफिलिक, उससे क्या होगा, एल्कीन स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा और मेटल उसको स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएगा। इन दीज एक्सट्रीम केसेस द वीकनिंग और लेंथनिंग ऑफ द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन रीचेस वैल्यू मोर टिपिकल द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखो क्या है, वैसे तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, वो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गया, लेकिन वो तभी होगा और तभी उसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 110 डिग्री होगा अराउंड, क्योंकि 110 डिग्री अराउंड टेट्राहेड्रल एंगल के अराउंड होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है, बिकॉज ये टेट्राहेड्रल के लिए होता है और जो इसका बॉन्ड एंगल 110 डिग्री के अराउंड शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या कहा था कि द बॉन्ड एंगल, मैंने क्या कहा था, रिडक्शन ऑफ द एंगल अराउंड द कार्बन एटम फ्रॉम द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन 120 डिग्री टू द टिपिकल टेट्राहेड्रल एंगल, कि जो टिपिकल मेरे पास टेट्राहेड्रल एंगल है वो उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा 110 डिग्री, क्योंकि स्टैंडर्ड टेट्राहेड्रल एंगल कितना है 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया हमारे पास। सेकेंडली इन सच ए सिचुएशन दी सब्स्टिट्यूएंट ऑन द कार्बन आर नो लॉन्गर इन ओल्फेनिक प्लेन, जैसे मैंने कहा कि वो प्लेन में नहीं होते, ये क्या प्लेन में नहीं है, उनका प्लेनरिटी क्या होगी वहाँ पे डिस्टोर्ट हो जाएगी। विच आर क्लोजर टू टेट्राहेड्रल एंगल,
टेट्रा एंगल के क्लोजर हो जाएगा 110 डिग्री। द एंगुलर चेंज इज मोर सेंसिटिव देन द एलोगेशन ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड। इसका मतलब क्या है कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो उसमें इतना चेंज नहीं आता जितना ज़्यादा एंगुलर में आता है, कि उसका जो बॉन्ड एंगल है वो शिफ्ट हो जाता है sp3 की तरफ। और जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो जो हमारे पास सिंपल इथाइलिन यूनिट होता है उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है 136 पिकोमीटर, और इस केस में हमारे पास है 144 पिकोमीटर। इसको मैं लिख रहा हूँ C2F4 और दिस वन इज C2H4। तो ध्यान से समझना कि C2H4 के केस में बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ कितनी है कार्बन कार्बन के बीच में 136 पिकोमीटर, बट C2F4 में 144 पिकोमीटर। जो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है इस केस में कितनी है 136 पिकोमीटर, और यहाँ पे कितनी है 144 पिकोमीटर। बॉन्ड लेंथ उसकी चेंज हो गई, प्लैनरिटी चेंज हो गई, डिस्टोर्शन हो गया, बॉन्ड एंगल चेंज हो गया 120 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस, बॉन्ड लेंथ चेंज हो गई 136 पिकोमीटर टू 144 पिकोमीटर। सो ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो था इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, कैसे सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट क्या करता है, उसके जो बॉन्डिंग है या जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है उसको कैसे वो वहाँ पे चेंज करता है। इसके बाद सेकंड है हमारे पास पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल इन द पीरियोडिक टेबल, कि हम कौन से जो ट्रांजिशन एलिमेंट है हम यूज कर रहे हैं। हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल की अगर मैं बात करूँ, जो अर्ली ट्रांजिशन एलिमेंट है जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, वहाँ पे क्या होता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से जो साइज होता है वो डिक्रीज कर जाता है। अगर मैं स्कैंडियम टू जिंक की बात करता हूँ, स्कैंडियम से जिंक तक अगर हम मूव कर रहे हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड, थर्ड जो ट्रांजिशन सीरीज की हम बात करते हैं। अब जो अर्ली ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, वहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से वहाँ पे जो एनर्जी होती है ऑर्बिटल की वो ज़्यादा होती है, एनर्जी कम, ऑर्बिटल कम स्टेबलाइज होती है तो एनर्जी ज़्यादा होती है। जो लेटर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है या जो ऑर्बिटल है हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट की वो क्या हो जाती है, स्टेबलाइज हो जाती है। सो आवर सेकेंड पॉइंट क्या है, पोजिशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, इन द पीरियोडिक टेबल कि इनकी पोजीशन क्या है। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसी में, ट्रांजिशन मेटल टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ रो। लेफ्ट ऑफ रो मीन्स क्या है कि जो अर्ली ट्रांजिशन एलिमेंट है जैसे टाइटेनियम और वनेडियम, इफेक्टिव लो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहेगा। लो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहेगा तो क्या होगा, हाई एनर्जी रहेगी, हायर एनर्जी ऑर्बिटल। और जो लेटर एलिमेंट है सेकंड हाफ में अगर मैं बात करूँ कोबाल्ट, निकल और उसके केस में क्या है, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा तो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल हो रहेंगी। हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहेगा तो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल रहेंगी। ओवरलैप ऑफ दीज हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल विद पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ एन ऑर्बिटल रिजल्ट इन ए सिग्निफिकेंट एनर्जी गेन। जब हायर एनर्जी ऑर्बिटल और मेटल जो लिगेंड की एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, जब उनके बीच में एनर्जी होगी तो वो सिग्निफिकेंट वहाँ पे क्या होगा, एनर्जी का गेन होगा। बट लो एनर्जी ऑर्बिटल मेटल की और जब एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल आपस में करेगी तो वहाँ पे कोई भी सिग्निफिकेंट एनर्जी का गेन नहीं होगा। सो इन एक्सट्रीम केसेस द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ रीचेस वेरी वैल्यू। सो यहाँ पे क्या होगा, जब हाई एनर्जी का ऑर्बिटल उसमें क्या करेगी, वहाँ पे एक्सटेंसिव पाई बैक बॉन्डिंग होगी, आप याद रख सकते हो इन सब चीज़ों को। और यहाँ पे क्या होगी, वीक पाई बैक बॉन्डिंग।
टाइटेनियम और वेनेडियम लो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहेगा तो हायर एनर्जी ऑर्बिटल रहेगी, और हायर एनर्जी ऑर्बिटल रहेगी तो जो वहाँ पे क्या होगा, सिग्निफिकेंट एनर्जी का गेन होगा। जो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अच्छे से होगा, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अच्छे से होगा तो वहाँ पे एक्सटेंसिव पाई बैक बॉन्डिंग होगी, और इस केस में यहाँ पे क्या होगी, हमारे पास वीक पाई बैक बॉन्डिंग होगी। अब जैसे हम बात करते हैं प्लेटिनम की, सो ये आपने नोट कर लिया। हम बात करते हैं प्लेटिनम की। जैसे मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स हैं, प्लेटिनम क्या कौन सी साइड होता है, राइट साइड होता है। प्लेटिनम विच फॉल्स ऑन द राइट साइड ऑफ द लो डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल में राइट साइड होता है तो वहाँ पे लो एनर्जी ऑर्बिटल रहती है, क्योंकि यहाँ पे निकल के साथ प्लेटिनम भी आएगा ना। प्लेटिनम have high effective nuclear charge and lies in the right side of the periodic table and have low energy orbital that do not like to prefer transfer their electron density into the vacant pi star orbital of ethylene। इसलिए वहाँ पे क्या होगी, weak pi back bonding होगी। This is evident from the structure of the GC salt। The carbon bond length show only a little change from 133.5 picometer in free ethylene to 137 picometer in। So यहाँ पे क्या है कि प्लेटिनम के केस में जो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, इस केस में जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन की वो सिर्फ चेंज होती है, 137.5 पिकोमीटर इस केस में। और फ्री इथाइलिन की कितनी होती है, फ्री इथाइलिन में होती है 133.5 पिकोमीटर, ये 7 के अराउंड जितनी भी होगी 133.5 पिकोमीटर। उसका कहने का मतलब क्या है कि जो राइट साइड में जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं, जो पीरियोडिक टेबल में जो राइट साइड में ट्रांजिशन एलिमेंट है हमारे पास, उन ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या है हमारे पास, वो क्या है उनकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है तो लो एनर्जी ऑर्बिटल रहेंगे। वहाँ पे लो एनर्जी ऑर्बिटल होने की वजह से वहाँ पे वीक पाई बैक बॉन्डिंग होगी। वीक पाई बैक बॉन्डिंग होने की वजह से क्या है कि जीसी साल्ट में क्या ऑब्जर्व किया गया कि जो सी डबल बॉन्ड सी की बॉन्ड लेंथ है वो सिर्फ 137.5 पिकोमीटर होती है। फ्री इथाइलिन में कितनी है 133.5 पिकोमीटर, और इसमें क्या 137.5 पिकोमीटर। लेकिन अपने C2F4 के कॉम्प्लेक्स में कितनी थी 144 पिकोमीटर थी 133.5 से, मीन्स वहाँ पे ज़्यादा चेंज हो रहा है। जो राइट साइड के एलिमेंट है वहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम चेंज होगी, और जो लेफ्ट साइड के एलिमेंट है वहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा चेंज होगी ड्यू टू एक्सटेंसिव पाई बैक बॉन्डिंग। ओके, this salt is only very limited amount of back transference of metal electron into the ethylene pi star orbital। तो इससे क्या क्लियर होता है कि जो हमारे पास GC साल्ट में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो कम होता है। सो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। सो it is clear that the transference of back electron is little in GC salt, कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है जीसी साल्ट में वो कम होता है। ओके, इसी में हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या है, बी। एक तो पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल इन द पीरियोडिक टेबल हो गया, आपको पता चल गया कि कहाँ पे एक्सटेंसिव पाई बैक बॉन्डिंग होगी, कहाँ पे वीक पाई बैक बॉन्डिंग होगी। सेकंड पॉइंट क्या है, मेटल पे चार्ज कैसा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेटल पे जीरो चार्ज है, मेटल पे लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो उस केस में पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। और अगर मेटल पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो वो ईजिली पाई बैक बॉन्डिंग, ये जो उसका पाई बैक बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट होगा वो वहाँ पे कम होगा। बी पॉइंट क्या है, चार्ज ऑन मेटल। चार्ज ऑन मेटल जनरली जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल है, लोअर और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल हैव स्ट्रॉन्गली पाई बैक बॉन्डिंग then
दी हाई चार्ज मेटल एटम, कि मेटल पे चार्ज ज़्यादा होगा तो पाई बैक बॉन्डिंग की जो टेंडेंसी है वो वहाँ पे कम हो जाएगी। अब मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स हैं, एक में प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और एक में प्लेटिनम क्या 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मेटल प्लेटिनम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे प्लेटिनम क्या ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स को देखें, अगर प्लेटिनम क्लोरीन 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 यहाँ पे क्या है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है 137.5 पिकोमीटर। बॉन्ड लेंथ से भी हम बता सकते हैं कि जितना बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी पाई बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट उतना ही ज़्यादा होगा, और जितनी बॉन्ड लेंथ कम होगी पाई बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट क्या होगा उतना ही कम होगा। और अगर इस केस में मैं बात करूं तो इस केस में जो मेरे पास यहाँ पे क्या है ट्राइफिनाइल फोस्फाइन वैसे भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है लिगेंड को, और वैसे ही मेटल पे चार्ज कितना है यहाँ पे 0 चार्ज है। इस केस में जो बॉन्ड लेंथ रहेगी वो 143 पिकोमीटर रहेगी। सो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो यहाँ पे पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा हुई है। वैसे भी मेटल पे चार्ज 0 है, मेटल पे चार्ज 0 है तो मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा हाईली या स्ट्रॉन्गली पाई बैक बॉन्डिंग करेगा, और इस केस में जो पाई बैक बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट होगा वो वहाँ पे कम होगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, इसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट क्या है, मेटल पे हमने चार्ज को डिस्कस कर लिया, मेटल की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में किस तरह से है। इसके बाद हम बात करते हैं कि मेटल किस तरह की है, हैवियर मेटल है या लाइटर मेटल है। थर्ड पॉइंट क्या है, जो जनरली जो हैवियर मेटल होती हैं वो ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग करती हैं एज कंपेयर टू जो लाइटर ट्रांजिशन मेटल्स हैं। थर्ड पॉइंट क्या हमारा एक्सटेंसिव। सी पॉइंट क्या है टाइप ऑफ मेटल। टाइप ऑफ मेटल मैं लिख रहा हूं हैवियर और लाइटर, कि मेटल कैसी है हैवियर है लाइटर है। जनरली क्या है कि जो एक्सटेंसिव पाई बैक बॉन्डिंग है वो हैवियर मेटल के केसेस में ऑब्जर्व की गई है। जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे मेरे पास ये एक मेटल है ओस्मियम, CO 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 C C हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इस केस में जो बॉन्ड लेंथ है 149 पिकोमीटर। C डबल बॉन्ड C, ओस्मियम ओस्मियम CO 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 OC CO 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 हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब देख सकते हो ध्यान से, जहाँ पे एक सिंगल मेटल है उस केस में बॉन्ड लेंथ 149 पिकोमीटर है, और जहाँ पे दो ओस्मियम मेटल है वहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या बढ़ गई। मीन्स टाइप ऑफ मेटल की अगर मैं बात करूँ हैवियर मेटल हो सिंगल मेटल हो, अब सिंगल मेटल से भी एग्जांपल से दिखा सकते हो, या आपके पास एक से ज़्यादा मेटल हो तो उस केस में भी क्या जो आपकी बॉन्ड लेंथ है वो वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। जो बॉन्ड लेंथ आपकी वो वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। आप देख सकते हो कि ओस्मियम कार्बोनिल रिच इज वेरी क्लोज टू दैट एक्सपेक्टेड कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, कि जो हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है वो जल्दी उसकी बॉन्ड लेंथ वहाँ पे इंक्रीज हो जाती है अगर आप हैवियर मेटल यूज करते हो। प्लेटिनम ओस्मियम, हमारे पास क्या होती है क्रोमियम मोलिब्डेनम, आयरन रुथेनियम ओस्मियम, आयरन ग्रुप की मेटल है ओस्मियम, और ओस्मियम हैवियर मेटल है। हैवियर मेटल की वजह से क्या होगी जो पाई बैक बॉन्डिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। मैं हैवियर पे एरो लगा रहा हूँ, पाई बैक बॉन्डिंग
increases in the case of heavier metals. लास्ट वन इज द स्टीरिक इफेक्ट. जैसे जैसे स्टीरिक इफेक्ट बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, जो हमारे पास पाई बैक बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट है वो कम हो जाएगा. नॉर्मल सी बात है, वैसे भी अगर मेटल पे स्टीरिक इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो उससे भी क्या होगा, जो पाई बैक बॉन्डिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी. इतना स्ट्रॉन्गली इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो पाएगा. थर्ड पॉइंट है स्टीरिक फैक्टर. स्टीरिक इफेक्ट इन जीसी साल्ट में अगर हम बात करें, प्लेटिनम इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. जो मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स है, प्लेटिनम क्या है यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में. इन जीसी साल्ट द प्लेटिनम इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड प्लेटिनम लाइज इन द राइट हाफ ऑफ द रो. प्लेटिनम कहाँ पे लाई करता है, राइट में लाई करता है. पीरियोडिक टेबल में राइट में होता है तो वहाँ पे हाई न्यूक्लियर चार्ज है, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है. हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है तो वहाँ पे लो एनर्जी ऑर्बिटल है. लो एनर्जी ऑर्बिटल में वैसे वहाँ पे क्या है, वीक पाई बैक बॉन्डिंग होती है. देयर इज ए वेरी लिटल डिफरेंस लिटल प्रेफरेंस फॉर द ट्रांसफर ऑफ मेटल डी इलेक्ट्रॉन इनटू द पाई स्टार ऑर्बिटल विथ इथाइलिन सिंस इंटरेक्शन विद 2 cis-Cl लिगेंड dictate the geometry which favors the perpendicular conformation. That is why ethylene is perpendicular to the PtCl3 plane. जो यहाँ पे जो ये दो सीस, अब किसी भी दो को कंसीडर कर लो, जो दो वहां पे सिस क्लोरीन लिगेंड है, सिस क्लोरीन लिगेंड, सिस क्लोरीन लिगेंड डिक्टेट द ज्योमेट्री which favors the perpendicular conformation, which favor the perpendicular conformation. जो दो क्लोरीन लिगेंड होते हैं इन्हीं की वजह से, क्योंकि ये जो इथाइलिन लिगेंड है यहाँ पे वो इसके प्लेन में नहीं आ पाता. अगर वो प्लेन में आएगा तो मोलिकुलर की ज्योमेट्री सेट नहीं बैठेगी, और मोलिकुलर की ज्योमेट्री जब सेट नहीं बैठेगी तो उस केस में इसको यहाँ पे क्या जाता है, परपेंडिकुलर होना पड़ता है. परपेंडिकुलर होने की वजह से जो यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री है वो अच्छे से परफेक्ट हो जाती है, और यहाँ पे जो इथाइलिन यूनिट है वो अपने आप को परपेंडिकुलर अरेंज करता है. दैट इज वाई इथाइलिन इज परपेंडिकुलर टू द. तो एक सीधा सा बात है कि स्टीरिक इफेक्ट, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, स्टीरिक इफेक्ट decreases the extent of pi बैक बॉन्डिंग. कि स्टीरिक इफेक्ट की वजह से जो एक्सटेंट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग है वो क्या हो जाएगा, वहां पे डिक्रीज हो जाएगा. ओके, सो ये था हमारे पास मेटल ओल्फिन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में मैंने बात की. हमने उसके बारे में हर एस्पेक्ट जो भी हमारे सिलेबस में है, जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे, हमने हर एक के बारे में डिस्कस किया. उसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, बॉन्डिंग किस तरह से है, क्या क्या फैक्टर उसकी बॉन्डिंग को इफेक्ट करते हैं, क्या क्या फैक्टर पाई बैक बॉन्डिंग को इफेक्ट करते हैं. तो हमने हर फैक्टर को डिस्कस किया है. सो वीडियो लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया है, 1 आवर 8 मिनट का हो गया, 68 मिनट 69 मिनट के अराउंड. सो आई होप ये जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा. अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.